हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है लिंकेज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे न गए हो। आज के इस लेक्चर में आप आखिर तक बने रहिएगा और बड़ी ही आसानी से समझिएगा कि लिंकेज क्या होता है। शुरुआत करते हैं जहां से जेनेटिक्स हमने पढ़ानी शुरू करी थी और वो हमारे टॉपिक्स थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल्स ने बताया था कि किस तरह से जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, और जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने दिए थे बेसिकली वो क्लासिकल जेनेटिक्स के लिए पिलर्स की तरह काम करते हैं, राइट। लेकिन उसी के बाद जब मेंडल्स की जेनेटिक्स काफ़ी पॉपुलराइज हो गई थी, उसी टाइम पर लोगों ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते थे और जिसको बाद में नाम दिया गया नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यानी कि जो मेंडल के इनहेरिटेंस से अलग जाता था उसको नाम दे दिया गया नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, राइट। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ इंटर एलिलिक इनहेरिटेंस होता है, यानी कि एक ही जीन के अंदर इन एलील्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो मेंडल्स के लॉ हैं वो फॉलो नहीं किए जाते। फिर हमने पढ़ा था कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है। उसमें हमने जाना था कि कोई भी दो जीन्स आपस में इंटरेक्ट करके मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यहीं से इस इंटरजेनिक इंटरेक्शन से ही एक और फिनोमेनन निकल के आया और वो है लिंकेज। लिंकेज भी इंटरजेनिक इंटरेक्शन है जिसमें दो जीन का इंटरेक्शन इस तरह से होता है कि जो मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो फॉलो नहीं होता। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो फेल हो जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने क्या समझाया था, उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे लिंकेज के साथ में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने बताया था जब एक होमोजाइगस इंडिविजुअल को एक दूसरे होमोजाइगस इंडिविजुअल के साथ जो कि एक रिसेसिव पेरेंट है क्रॉस कराया जाता है तो F1 प्रोजेनी में एक डाई हाइब्रिड उनको मिलता है, ओके। और जब इस डाई हाइब्रिड को आपस में क्रॉस कराया जाता है, एक सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, तो यहां से जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो गैमीट फॉर्मेशन बेसिकली असॉर्ट हो जाता है इंडिपेंडेंटली। बस यहीं पर हमें समझना है कि किस तरह से जो लिंकेज है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से अलग है। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक जीन है वो एक जीन किसी एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। दिस इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। जो दूसरा हमारा जीन है वो कैपिटल बी किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये वाला जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है। जस्ट वी आर अज्यूमिंग, राइट। सो देयर आर द टू जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और जिनके बीच में कोई भी लिंकेज नहीं है वो बड़ी आसानी से एक दूसरे से असॉर्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। कैसे हो जाते हैं? देखिए, ये वाला जो क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम कैन गो विद दिस क्रोमोसोम और यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन बनेगा ए और बी का, जिस टाइम पर हमारे गैमेट के कॉम्बिनेशंस बन रहे, राइट। यहां पर ये वाला जो क्रोमोसोम्स है इस वाले क्रोमोसोम्स के साथ जा सकता है और यहां पर जो गैमेट में कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा कैपिटल ए और स्मॉल बी का। सिमिलरली ये वाला जो क्रोमोसोम है इट कैन गो विद दिस क्रोमोसोम और कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल ए और कैपिटल बी का। सिमिलरली ये वाला जो क्रोमोसोम्स है इस वाले क्रोमोसोम्स के साथ जा सकता है और कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो यहां पर जो मेंडल ने बताया था वो समझाया था कि जो ए और बी एक साथ एक इंडिविजुअल में जब आते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन के टाइम पर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग टू ईच अदर। लेकिन लिंकेज में ऐसा नहीं पाया गया, लिंकेज बिल्कुल इसके अपोजिट में था। अब हम समझते हैं कि लिंकेज क्या होता है। लिंकेज की जो शुरुआत है वो बेसिकली कर दी गई थी बेटसन एंड पुनेट ने। ध्यान रहे, शुरुआती जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इस डायरेक्शन में वो परफॉर्म किया गया था बेटसन और पुनेट के थ्रू और 1905। और उन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो प्लांट है लेथाइरस ओडोरेटस, जिसका कॉमन नेम हम जानते हैं वो है
स्वीट पी, द कॉमन नेम इज स्वीट पी, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई दो कैरेक्टर्स, जैसा कि मेंडल ने दो कैरेक्टर्स एक साथ लिए थे, उसी तरह से इन्होंने भी दो कैरेक्टर्स को लेकर एक क्रॉस कराया था, और वो दो कैरेक्टर्स थे पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, राइट। सिमिलरली जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में इन्होंने लिया था वो है रेड फ्लावर एंड शॉर्ट पोलन। इन्होंने इसको जो जीनोटाइप का नाम दिया वो था कैपिटल पी एंड कैपिटल एल और कैपिटल एल। और जो रिसेसिव में जैसा हम जानते हैं कि हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल पी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। सो F1 जनरेशन पे जिस टाइम पर उन्होंने एक क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन पे उन्हें क्या मिला, लॉन्ग पर्पल कलर के जो फ्लावर्स थे और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स उनको मिले। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप इस इंडिविजुअल का होगा, ये होगा कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल L और स्मॉल l, राइट। इन्होंने इस इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, और जब रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस कराते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जब इन्होंने कराया, यानी कि दिस इज द स्मॉल p, स्मॉल l एंड स्मॉल l। जब इसके साथ इन्होंने क्रॉस कराया तो इनको जो रेशियो मिला वो रेशियो है 7:1:7। जबकि अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंगली इस काम को करें या मेंडल के अकॉर्डिंगली इस एक्सपेरिमेंट को करें, तो जो हमें रेशियो मिलता है वो रेशियो मिलता है 1:1:1:1 एंड 1:1। यानी कि जो 1 होंगे वो हमारे पर्पल और लॉन्ग होंगे, जो 1 ये वाला है दिस इज पर्पल एंड शॉर्ट होगा, दिस इज रेड एंड लॉन्ग और रेड एंड शॉर्ट। इस कॉम्बिनेशन में हमें बेसिकली ये रेशियो हमें मिलता है, लेकिन जो हमें यहाँ पर मिला है वो मिला है PL यानी कि पर्पल और जो लॉन्ग है उसका 7 मिला है, और PS यानी कि पर्पल और शॉर्ट में हमें 1 मिला है, रेड और L में हमें यानी कि लॉन्ग में हमें 1 मिला है, और रेड और शॉर्ट में हमें फिर से 7 मिला है। तो जो रेशियो था वो अलग आता है। अब उनके दिमाग में बात आती है कि ये अलग क्यों आता है, और यहाँ से उन्होंने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। Now we understand the coupling and repulsion theory which was presented by Bateson and Punnett in Lathyrus odoratus। उन्होंने क्या बताया कि कपलिंग और रिपल्सन से पहले उन्होंने जो वो रेशियो उनको 7:1:1:7 मिला था, उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी थी, उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया कि देयर इज फिजिकल इंटरेक्शन। डोंट फॉरगेट इट, अभी तक जितने भी हमने इंटरजेनिक इंटरेक्शन पढ़े थे उसमें वो सारे जीन्स किसी और क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड थे, यानी कि उनके बीच में बायोकेमिकल इंटरेक्शंस तो थे लेकिन वहां पर फिजिकल इंटरेक्शन नहीं था। तो पहली बार बेटसन एंड पुनेट ने बताया कि देयर इज फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन दी पेरेंटल जीन्स, किन्हीं भी दो जीन्स में फिजिकल इंटरेक्शन पाया जा सकता है, ऐसा बताया था बेटसन एंड पुनेट ने, राइट। उन्होंने यहां से जो कपलिंग की थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स, समझते हुए चलना कि व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स कम फ्रॉम सेम पेरेंट, अगर एक ही पेरेंट से दो डोमिनेंट जीन किसी एक गैमीट में साथ साथ जाते हैं तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं कपलिंग। कम फ्रॉम सेम पेरेंट टेंड टू रिमेन टुगेदर इन वन गैमीट, वो दोनों जीन एक साथ एक ही गैमीट में जाएंगे, दैट इज कपलिंग। अब यहां पर इसको आप ऐसे समझते हुए चलिए कि जैसे कि अभी तक हमने मेंडल ने यह बताया था कि जो दो जीन हैं वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं, लेकिन यहां पर बताया गया कि जो दो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं, और जब ये दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं तो उनका एक साथ जाना पॉसिबल है अगर वहां पर क्रॉसिंग ओवर
नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है इसको हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां पर ये जो दो गैमीट थे, ये जो दो क्रोमोसोम्स थे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, दोनों जीन अलग अलग जा सकते हैं, लेकिन यहां पर दो जीन्स अलग अलग नहीं जाते। इसलिए उन्होंने कहा व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स कम फ्रॉम सेम पेरेंट, ध्यान रहे कि दोनों जीन्स क्या हैं, डोमिनेंट हैं, कम फ्रॉम सेम पेरेंट्स एंड टेंड टू रिमेन टुगेदर इन वन गैमेट्स। यहां से उन्होंने एक चीज और बताई कि जो जीन्स का अरेंजमेंट है दो तरह का हो सकता है। लिंक्ड जीन आर अरेंज्ड आइदर इन सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। या तो वो दो जीन सिस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज हैं या वो दो जीन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज हो सकते हैं। अगर दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं तो वो कहलाता है सिस कॉन्फ़िगरेशन। Like A is the dominant here and B, capital B is dominant over here, and both A and B are located on same chromosome, so that configuration is known as cis configuration. And this cis configuration always gives 7:1:1:7, जिसमें जो 7 और 7 हैं ये दोनों ही पेरेंटल टाइप के हैं, इसमें जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा है, राइट। और जो 1 and 1 है ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो यहां से आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो याद रखना है कि जिस टाइम पर सिस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ जीन्स है वो हमेशा जो हमें रेशियो देता है 7:1:7 देता है, एंड इट इज अ रेशियो ऑफ कपलिंग। इट मींस द सिस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कपलिंग को फॉलो करता है। अब हम समझते हैं कि रिपल्सन क्या होता है। इन केस ऑफ रिपल्शन व्हेन द टू डोमिनेंट जीन्स, समझना फिर से, व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट। पहले क्या था कि जो डोमिनेंट जीन्स थे वो एक ही पेरेंट से आ रहे थे, एक ही सिस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज थे और वो एक ही पेरेंट से आ जाते थे। लेकिन यहां पर जब रिपल्सन है तो टू डोमिनेंट जीन्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स एंड दे टेंड टू रिमेन सेपरेट। क्या रहेंगे, टेंड टू रिमेन सेपरेट इन गैमीट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमेट, जिस टाइम पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, अगर वहां पर, फिर से याद रहे, अगर वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो वो जीन अलग अलग रहते हैं। समझना कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था कि जब दो डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है सिस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर दो डोमिनेंट जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं तो ये कहलाती है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कैसी है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने बताया था कि लिंक्ड जीन जो हैं वो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, द वन इज द सिस एंड अनदर इज द ट्रांस। तो जब दो डोमिनेंट एलील एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं उसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और अगर दो डोमिनेंट एलील अलग अलग क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं तो उसको हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो रेशियो आता है ये रेशियो है 1:7:1। तो जो पेरेंटल टाइप है वो कम है और रिकॉम्बिनेंट यहां पर ज्यादा आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द कपलिंग एंड रिपल्सन। नाउ वी अंडरस्टैंड द लिंकेज।